बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। करने दे यार उसे इंतज़ार में जो मज़ा है, उसने कहा, लेकिन मैंने उसकी बात सुनने की बजाय खांक लगा के रिक्शा रुकवा लिया। राबिया सिनेमा की आते में लेडीज़ के टिकट काउंटर के करीब खड़ी थी। उसके हाथ में 3 टिकट भी थी, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो किसी के साथ फिल्म देखने आई थी, मगर उसके बाकी 2 साथी नहीं पहुंचे। फिल्म को शुरू हुए 1 घंटा गुजर चुका था, चुनांचे उसकी पोजीशन खासी ख़राब थी। इंतज़ार की एक हद होती है, उसके बाद हर शख्स या तो चला जाता है या अंदर जा बैठता है। चंद तमाशा करने वाले पोस्टर के साथ राबिया पर भी गौर कर रहे थे और खुद मैंने भी महसूस किया कि बेजान तस्वीरों के मुकाबले में वो यकीनन बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। राबिया की उम्र का अंदाज़ा नहीं होता था, मगर अपने पेशे, तालीम और ज़िंदगी के तजर्बात ने उसके अंदाज़ो एतवार में एक पुरवकार, मतानत और खुद एतमादी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से ओबाश किस्म के नौजवान को भी हिम्मत ना पड़ती थी कि उस पर फिक्रा भी चस कर सकें। फिर भी वो गेट कीपर और सिनेमा के दरमियान मुलाजमीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। ये क्या मजाक है मोहसिन भाई, उसने उम्दन ऊंची आवाज में बरहमी से कहा। खड़ा करके चले गए मुझे यहाँ, ना मैं कहीं आ सकती हूँ ना जा सकती हूँ। माफ करना बाजी, मोहसिन ने दांत निकाल के कहा। गाड़ी खराब हो गई थी, तुम्हारा मूड इससे ज्यादा खराब मालूम होता है। फेंको अब ये टिकट, कल परसों देखेंगे। वो खासी एहतजाजी अंदाज में मोहसिन के साथ रवाना हुई और उनकी गुफ्तगू ने काफी शकूक दूर कर दिए जो बिला वजह पैदा हो रहे थे। मैंने अपनी वर्दी को मोहसिन और राबिया के मुअज़्ज़ज़ लिबास से दूर रखा था ताकि मेरे और उनके दरमियान कोई ताल्लुक नजर ना आए, मगर मैं उनके साथ साथ ही था। राबिया ने मुझे देख लिया था, मगर यूं कि किसी ने ना देखा था। बाहर आने के बाद मैं आगे बढ़ा और उनके साथ हो गया। खादिम आदाब बजा लाता है मेम साहिब, मैंने कहा। मिस्टर खादिम, आदाब बजा लाने से पहले आप माफ़ी मांग ले, क्योंकि मैं सख्त नाराज़ हूँ। राबिया मुस्कुराई। और किसी एक कसूर पर नहीं, कसूर बहुत ज़्यादा हैं तुम्हारे। मैंने फैसला किया था कि आज भी तुम्हारी खैर खबर ना मिली तो क्या? मैंने कहा, बोलो, डरती क्यों हो? तो मैं खुद तुम्हारी खबर लेने निकल जाऊंगी और ऐसी खबर लूंगी कि और वो एकदम खंस पड़ी। अफसोस तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया शर्मिंदा होने का, माफी मांगने का और मनाने का। लेकिन मैं किसी बैरे से लड़ती अच्छी नहीं लगूंगी, राबिया ने कहा। तुम हर हाल में अच्छी लगोगी, ख्वाह वेटर से या हेड वेटर से, मैंने कहा। आखिर उस रेलवे के वेटर की बीवी भी होगी जिसकी वर्दी बैरे जेब तन फरमा रखी है। क्या उसे ये ख्याल आता होगा कि मैं अपने मियाँ से लड़ते हुए कैसी लग रही हूँ? मियाँ जी जरा अंदर रहें, मेरा मतलब है जामे के अंदर रहें, मोहसिन ने कहा। जामे से बाहर ना हो अभी। तुम आई किस तरह थी? जरिया आमदोरफ्त क्या इख्तियार किया था तुमने अजीजा? मैंने कहा। पहले बस, फिर रिक्शा और फिर टैक्सी, राबिया ने कहा। मुझे वहम हो रहा था कि कोई मेरे ताकुब में ना हो। अगर ये वहम मुझे भी खो जाता तो तुमको मैं इस फैंसी ड्रेस में नजर ना आता, मैंने आ भर के कहा। मैं जरा सा गैर मोहतात होकर गिरदो पेश से बेखबर हो गया था। कोई मेरे ताकुब में रहा और होटल तक पहुंच गया, मगर मुझे पता ना चला। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? राबिया ने काफी दूर निकल आने के बाद कहा। हम फिलहाल बेकार हैं, मोहसिन बोला। और वो जो तुम्हारी कार थी ना, वो भी बेकार खड़ी है। उन हालात पर मुफस्सल रोशनी डालने के लिए वक्त नहीं है। पहले चौधरी दिलावर के बारे में मालूम करना है। तुमने अखबार देखा था शाम का? मैंने कभी शाम का अखबार नहीं पढ़ा। ऐसी कौन सी अहम खबर है? खबर नाकाबिले यकीन हद तक अहम है। मैंने जेब से जमीमा नुमा अखबार निकाल कर उसे थमाया। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुककर उसने सिर्फ सुर्खी पर नजर डाली। क्या ये सच है? उसने चौंक कर बारी बारी मुझे और मोहसिन को देखा। क्या इसमें भी हमारी शरारत हो सकती है? मैंने कहा। भाई ये अखबार है, कोई हैंड बिल या पोस्टर नहीं है जो हमने छपवा लिया। बेशक अखबारात में झूठ सच सभी कुछ होता है, लेकिन यह हाथी से बड़ा झूठ है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। और ये नहीं लिखा जा सकता कि एक अफवाह के मुताबिक, बल्कि अखबार के रिपोर्टर ने पुलिस के हवाले से तफसीलात अरसाल की हैं। राबिया मेरी सुनने की बजाय खबर का बाकी हिस्सा पढ़ने में मसरूफ थी। मैंने अखबार उसे छीन लिया। यहाँ खड़े रहकर 2 कॉलम की खबर पढ़ने में कोई माकूलियत नहीं है। हम खुलासा बता देंगे। तुमने कुछ मालूम किया कि ये हरकत किसने की और क्यों की? राबिया का सवाल बिल्कुल फितरी था। हमने कुछ और मालूम किया है, मोहसिन बोला। चौधरी दिलावर की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाई गई। मोहसिन खान का नजरिया कुछ ये था कि कातिल अलिफ दीन हो सकता है जो इंतकाम के जुनून में मुब्तला था, मगर इनका दूसरा नजरिया जो पहले नजरिए की नफी करता है कुछ और है। इनका ख्याल है कि ये ड्रामा है। मैंने कहा। यानी चौधरी दिलावर कत्ल नहीं हुआ? राबिया ने गैर संजीदा लहजे में कहा। और कल खबर आएगी मुर्दा जिंदा हो गया। कल न से 2-4 दिन में ये खबर आ सकती है, मोहसिन ने कहा। ऐसे मत देखो, मुझे मैंने कोई चरस का दम नहीं लगाया है। मैं इस नजरिए पर कायम हूं कि मरने वाला दिलावर नहीं था। पता नहीं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, राबिया ने कहा। चलो तुम पहले तो आदमी बनो और ये कपड़े बदलो। उसने हैंडबैग में से एक कमीज और पतलून निकालते हुए कहा। तुम्हारे कुछ कपड़े मेरे सूट केस में भी पड़े थे। चश्मे बदूर, तुमने बड़ी दानाई का मुजाहरा किया। सिकंदर के लिए बख्त आवर है, मैंने रिक्कत अमेज लहजे में कहा। तुमने साबित कर दिया कि काजी के घर की चूया भी सियाणी होती है, और अगर मुझे काजी मान लिया जाए।
कादी जी, जब मुझे वो पैगाम मिला था तो मैं समझ गई थी कि आप किस सुलिये में मिलेंगे और आपके साथ कौन होगा। मैं अंदाजा कर सकती थी कि ये बेस आपने शौकिया नहीं बदला होगा, बल्कि कोई होगी मजबूरी, और जब मजबूरी नहीं रहेगी तो फिर मुनासिब कपड़ों का मसला होगा जो कहीं से खरीदने पड़ेंगे। राबिया ने कहा, क्या बाकी सामान भी गया? अब हम भी जाने वाले हैं। सामान तो गया, मैंने आदाब बजा ला के कहा और एक गली में गायब हो गया। गली खासी तारीख थी और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक पुराने मकान का मलबा नजर आया। मकान शायद खस्ता हाली के बायस बारिश या सैलाब में बैठ गया था और मकीन हिजरत कर गए थे या अपने मस्कन ही में उनका मदफन बन गया था। अब ये खाली जगह मकबरा इब्रत ज्यादा मुकामे जरूरत बनी हुई थी। मैंने मुश्किल से 3 मिनट में वेटर की वर्दी उतार के कीमती पतलून पहनी होगी, फिर वेटर की वर्दी का बंडल बना के बगल में दबाए वहां से निकल आया। अब मैं दोबारा सड़क पर पहुंचा तो मोहसिन ने तमाम हुनर से काम लेते हुए अहम वाकयात का खुलासा 10 मिनट के लेक्चर में पेश कर दिया था। चुनाचे राबिया हक्का बक्का खड़ी थी। सर्दी से मेरे दांत बजने लगे थे क्योंकि वेटर की वर्दी फिर भी कुछ गनीमत थी। पतलून कमीज तो गर्मी का लिबास है। मोहसिन ने एक टैक्सी को रोका और मैंने कदरे बेहतर महसूस किया। तुम्हें 100% अकल बालिग और दूर अंदेश होने का सर्टिफिकेट मिल सकता था अगर तुमने ये ख्याल भी रखा होता कि इस दर्जा हरारत पर आदमी कम से कम डबल नमूनिया में मुब्तला हो सकता है। मैंने बत्ती सी बजाते हुए कहा, मुझे तो ट्रिपल हो चुका है। मेरा हैंड बैग कोई बोरी नहीं था, इसमें गर्म कपड़े भी भर लाती। राबिया ने खफगी से कहा। मोहसिन की हिदायत से मैंने अंदाजा किया कि वो टैक्सी दिलावर के घर की तरफ ले जा रहा है। सर्दी की वजह से शीशे बंद थे और हम किसी काबिल शिनाख्त प्राइवेट कार में नहीं थे। चुनाचे इस सड़क पर से गुजर जाने में कोई खतरा ना था। हम सब की नजर एक ही समत में देख रही थी। दूर से इस कोठी का गेट रोशन नजर आ रहा था। बाहर 2 कारें और एक जीप खड़ी देखकर मैं चौकन्ना हुआ। कोई ना कोई बात जरूर थी, वरना इस वक्त गेट बंद होता था और आसपास की दूसरी कोठियों की तरह मौसम सरमा की वीरानी और रात का सन्नाटा हर जगह मोहित नजर आता था। ऐन सामने से गुजरते हुए मैंने कोठी के अंदर 8-10 अफराद को देखा जो बरामदे में कुर्सियां डाले मगमूम और सुरंगों बैठे हुए थे। कोठी का कमरा रोशन था और 4-5 पुलिस वाले जरा फासले पर बेमकसद खड़े थे। मोहसिन का नजरिया मजजूब की बड़ साबित हुआ था। कोठी में कत्ल की वारदात जरूर हुई थी, अब सिर्फ यही बात तस्दीक तलब रह जाती थी कि क्या मरने वाला दिलावर था या उसने किसी और को मार के अपनी जगह डाला है और खुद गायब हो गया है और इस कार्रवाई का मकसद हमें ट्रेप करना है। फौरी तौर पर मुझे कोई ऐसी सूरत नजर ना आई थी कि हम इस मफरूजे को तस्लीम कर लें तो इसकी सदाकत का सबूत कैसे हासिल करें। उसके लिए लाश को एक नज़र देखना तो ज़रूरी था ही, यह भी ज़रूरी था कि इस ड्रामे के क्लाइमैक्स को एंटी क्लाइमैक्स में तब्दील कर दें। अगर हम इसी वक्त अंदर तशरीफ ला जाते और दिलावर के जिंदा होने की सूरत में भी पकड़े जाते तो जिंदा ना होने की सूरत में भी मैं इतनी रफ्तार से और इतनी दूर से गुजरते हुए ताज़ियत के लिए आने वालों पर गौर नहीं कर सका था। लेकिन यहाँ हमारे दुश्मनों का मौजूद होना यकीनी था। पुलिस भी हर सूरत मुझे पहले गिरफ्तार करके ले जाती और कत्ल की तफ्तीश बाद में करती। हमें इतनी मोहलत ही ना मिली थी कि हम मिर्जा गालिब से राब्ता कायम करते और उसके वसाइल को बरवेकार लाते हुए बेकअप से बदली हुई सूरत में दिलावर के घर में दाखिल हो जाते। मेरा यकीन पहले भी कामिल नहीं था, अब शक की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी कि वो मोहसिन की बेमहार सोच थी, वरना मौत वो हकीकत है जिसमें ड्रामे को दखल नहीं होता। तब ये बात मैंने फौरन नहीं कही। अब किधर चलना है साहब जी? ड्राइवर ने कदरे बेजारी से कहा। ये शायद मोहसिन ने भी नहीं सोचा था और उसका जहन भी दिलावर की कोठी में नजर आने वाले मंदिर का तजिया करने में मसरूफ था कि वो फौरन जवाब ना दे सका। राबिया इसलिए नहीं बोली थी कि इसका ख्याल था जवाब हम देंगे। और जी कुछ बोलो, क्या ऐसे ही सीधा चलता जाऊं? मुझे गाड़ी बंद करनी है, टैक्सी ड्राइवर ने चिल्ला कर कहा। हाँ हाँ तुम ऐसा करो, अगले मोड़ पर हमें उतार दो या किसी ऐसी जगह जहां से हमें कोई दूसरी सवारी मिल सके, मैंने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने खासी मशकूक नजरों से मुझे पलट कर देखा। फिर भी आपको जाना कहाँ था? यहाँ कौन सी दूसरी टैक्सी मिलेगी आपको? जनाना सवारी है आपके साथ? अच्छा तो तुम हमें कृष्ण नगर पहुंचा दो, मैंने कहा। मेरे ज़हन में राबिया की गाड़ी का ख्याल आया था। अगर इस वक्त हमारे पास अपनी गाड़ी होती तो हम किसी के ज़हन में शकूक पैदा किए बगैर कहीं भी आ जा सकते थे। ड्राइवर ने हमारी बेवकूफ़ी पर अफसोस से सर हिलाया। हम सीधा रास्ता इख्तियार करते तो अपना पैसा बचाते और इस वक्त तफरी के लिए ना ये जगह थी और ना ये मौसम था। चुनाचे वो कुछ बड़बड़ाया और फिर हमें तूफानी रफ्तार से कृष्ण नगर ले आया। 10 मिनट बाद हम 50 रुपए अदा करके सड़क पर खड़े रह गए। अब यकीन आ गया तेरी खोपड़ी उल्टी है, मोहसिन ने ढिठाई से कहा। ना जाने क्यों मैं अपनी सातवीं इसको गलत और नाकाबिले एतबार समझने पर तैयार नहीं था। खैर दिलावर अगर मरा है तो अच्छा है और नहीं मरा तो मालूम हो जाएगा, मगर वहां कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। लेकिन हम में से कोई अंदर जाके पूछ नहीं सकता कि क्या हुआ है। गालिब पूछ सकता है, मैंने कहा। इस वक्त वो अखबार के दफ्तर में होगा, उसे फोन कर लेते हैं। फोन करने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, राबिया ने कहा। गाड़ी कितनी दूर है यहाँ से? गाड़ी तो 1 फरलांग आगे गली में होगी और यहाँ तक मैं टैक्सी इसीलिए लाया था कि मेरी छठी तुम दोनों की छठी और 7वीं हिस्स भी तुम्हारी तरह दखल दर माकूलात की आदि है, राबिया ने चिल्ला कर कहा। जैसी रूह वैसे फरिश्ते,
आदमी की आवाज से हम साथ दुरुस्त होने चाहिए। क्या खतरा है गाड़ी लाने में? आखिर हमारी अपनी गाड़ी है और कोई हमें चोर समझ के तो रोक नहीं सकता, कोई और तो रोक सकता है ना। मैंने कहा मसलन फरिश्ता एजल वो बगैर अपॉइंटमेंट के मिलता है। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, कोई ना कोई गैराज खुला मिल सकता है, हम पीछे रहते हैं। राबिया चाबी लेकर आगे जाए और किसी मैकेनिक से बात करे, उसे बताया कि मेरी गाड़ी फलां जगह बंद हो गई है, खराबी कोई मामूली सी लगती है, जरा मुस्कुरा के बात करे, वो सर के बल जाएंगे और ताकत के बल पर गाड़ी खींच कर भी लाना पड़ा तो ले आएंगे। वो कहेंगे आप हमारे साथ चले बेगम साहिबा। राबिया ने मुंह बना के कहा तो कहना हाय अल्लाह, मैं तो पहले इतनी थक गई हूँ, दम निकलने लगा है मेरा। मोहसिन ने कहा चलो देखते हैं आगे गैराज कहाँ है, मैकेनिक के लिए कोई खतरा नहीं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं, वो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट करके ले आएगा। मैंने कहा तुम कुछ हैरानी का इजहार करना और 50 रुपए दे देना उसे, इस तरह ये होगा कि कोई ताक में होगा तो सामने आ जाएगा और पीछा करेगा तो हम देख लेंगे, ना वो मैकेनिक को रोक सकेंगे और ना राबिया को, और अगर कोई हुआ तो हम को राबिया आगे से पिकअप कर लेगी। आधे घंटे में गाड़ी हमारे पास होगी। फिर मैंने उसे बताया कि गाड़ी किस गली में है, अगर कोई ताकुब करता हुआ आए तो मैं उसे कहाँ ले जाऊं, उससे पूछ लेना। उफ, वो नाराज क्यों होती हो? मैंने कहा कहने का मतलब ये था कि उन्हें चक्कर देकर निकलने की कोशिश करना, वरना किसी चौक में पुलिस की मदद ले लेना, और जब यकीन हो जाए कि वो भाग गए हैं तो अब से 1 घंटे बाद होटल वेस्ट में ख्वाजा ने एक मोहम्मद के कमरे में इंतजार करना। गैराज, मोहसिन ने उंगली से इशारा करके कहा। एक गली में दुकान का आधा शटर गिरा हुआ था लेकिन अंदर रोशनी थी और बाहर लटके हुए बदनुमा साइन बोर्ड पर ऑटो वर्कशॉप के अल्फाज पढ़े जाते थे। मैंने चाबियां राबिया को दी और फिर समझाना चाहा कि उसे क्या करना है, लेकिन वो मेरी सुने बगैर रवाना हो गई। तेरी जोरू शेर की बच्ची है, मोहसिन खान ने इरशाद फरमाया। तूने उसे चूया कहा था, काजी के बच्चे। अच्छा चल, तेरी जोरू चूया है। मैंने कहा आपस की बात है, खफा क्यों होता है, और उसे सिगरेट पेश की। सर्दी बढ़ गई थी लेकिन अब सर्दी से ज्यादा भूख की अहमियत बढ़ने लगी थी। मैंने राबिया को खुले शटर के नीचे से झुककर बात करते और फिर किसी को बाहर आते देखा। इनके दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। हसबे हुआ को वो अंदर गया और फिर कुछ औजार उठा के बाहर निकला। राबिया झुककर गैराज में दाखिल हो गई। मैकेनिक नो उम्र लड़का सा था जिसने तेल और ग्रीस के दागों से स्याह नजर आने वाली डांगरी पहन रखी थी। कालमन उस्ताद ने मामूली खराबी का जिक्र सुनकर उसे रवाना कर दिया था और खुद बेगम साहिबा को इत्मीनान से तशरीफ रखने को कहा था। अब वो हमसे 10 कदम आगे चल रहा था, दोनों हाथों को बगल में दबाए और सर को झुकाए। वो दिन भर के काम के बाद यकीनन थका हुआ था और इस सर्दी में ये काम जो गैर मुतवक्के तौर पर आ गया था उसे बेकार लगता था। वो खुद उस्ताद और गैराज का मालिक होता तो कभी बाहर ना निकलता, मगर जमाने के गर्म और सर्द का मजा चखे बगैर उस्ताद भी कौन बनता है। सड़क पर आमदोरफ्त बराए नाम थी। तूने किसी शक्ल को पहचाना था दिलावर के घर के सामने से गुजरते हुए? मैंने कहा नहीं, लेकिन तूने एक बात नोट की? मोहसिन बोला लोग बरामदे में बैठे थे, क्या कोठी के अंदर जगह नहीं रही थी? ज्यादा लोग होते तो बाहर गाड़ियां भी ज्यादा होती, ये कोई गर्मियों का मौसम तो नहीं है, इससे कुछ साबित नहीं होता। मैंने सख्त हौसला शिकन लहजे में कहा अंदर बाहर सब दिलावर का घर है। मैं कह सकता हूँ कि बाहर शिकारी बैठे थे, मोहसिन ने कहा, और शिकार का इंतजार कर रहे थे। तू ये भी कह सकता है कि पुलिस वाले जाली थे और दिलावर के आदमी थे जो वर्दियां पहन के खड़े हो गए थे कि हमको, मेरा मतलब है मुझे, उनके इशारे पर गिरफ्तार कर लें। मैं सब कुछ कह सकता हूँ और कोई मुझे नहीं कह सकता, मोहसिन ने चिल्ला कर कहा और मैकेनिक ने चलते चलते पलट कर देखा और सड़क पार की। उसके ख्याल में हम 2 राहगीर थे और किसी बसे पर ऊंचा बोल रहे थे, तो ये कोई ऐसी बात ना थी। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, मैंने कहा, यह कि दिलावर की जगह किसी और की लाश पड़ी है। अभी हम गालिब से पूछ लेंगे और उसको बता देंगे कि हमें क्या शक है, वो मालूम कर आएगा। गली के सामने से गुजरते हुए हमने फॉक्स वैगन को उसी जगह खड़ा देखा जहां मैंने उसे आखिरी बार पार किया था। मैकेनिक गली में मुड़ गया और हम सीधे गुजर गए। इस घर की अकबी दीवार से डैडी के मालिक की दीवार मिलती थी। मुझे उस बूढ़े का ख्याल आया जो सोचता होगा आखिर नेक मोहम्मद मुझे कुछ बताए बगैर कहाँ गायब हो गया। उसी गली में आगे शमशाद का घर था जिसे हमने मुरव्वत और मेहमान नवाजी का ये सिला दिया था कि उसे गाड़ी छीन ली थी। खैर अब तक गाड़ी उसे मिल चुकी होगी। वो आइंदा सबको बताएगा कि किस दर्जा शरीफ और मुहद्दब चोर उसके मेहमान हुए थे और वो कितने बाअसूल लोग थे। धमाका उसी वक्त हुआ। हम तीसरी गली के करीब पहुंचकर रुके थे और वापसी की सोच रहे थे कि दरमियाने दर्जे के किसी बम के फटने की आवाज ने हमें बुखला दिया। हम घबरा के एक साथ पलटे क्योंकि धमाका पीछे हुआ था। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए कई घरों से निकलने वाले दौड़ दौड़ कर उस जगह तक आ रहे थे जहां फॉक्स वैगन के ढांचे को आग खा रही थी। उसके मुंतशिर हो जाने वाले टुकड़े दूर दूर तक फैले थे और जहां गिरे थे वहीं रोशन थे। खाली प्लाट के 3 तरफ आबाद घर, उनकी दीवारों में सुराख नजर आ रहे थे और अंदर से औरतों बच्चों के चीखने का शोर बुलंद हो रहा था। कोई घर गिरा नहीं था, लेकिन यह अंदाजा किया जा सकता था कि धमाके की शिद्दत ने बिल्कुल साथ वाले घरों में खिड़कियों के शीशे चूरा कर दिए होंगे।
अंदर अलमारियों और शोकेसों के शीशे वाले पट बिखर गए होंगे और इरताज से बर्तन गिरे होंगे। चुनाचे धमाके ने और फिर उसके नताई ने घर के मकीने को दहशत ज़दा कर दिया था। तो ये कुदरती बात थी। शायद एक लम्हा पहले वो बड़े सुकून और कनात के साथ दरवाज़ा बंद किए, हीटर जलाए, गर्म कमरों में टीवी के सामने बैठे ड्रामा देख रहे थे और इसी नमाक और इत्मीनान को यकलख धमाके ने मुंतशिर कर दिया था। फ़ज़ा में अजीब सी बू थी, तेल और पेट्रोल के जलने की, टायरों और सीटों का रबर जलने की, बारूद की और उनसे अलग गोश्त के जलने की। सिर्फ हम जानते थे कि इंसानी गोश्त के जलने की बू है। वो नौजवान मैकेनिक जो थका होने के बावजूद इस सर्दी में एक औरत की मदद करने, अपने लिए और अपने खानदान के लिए कुछ कमाने की खातिर चल पड़ा था, ये नहीं जानता था कि इस खूबसूरत औरत को फरिश्ते अजल ने अपना नामाए बर बना के भेजा है और अपनी मुस्कुराहट की दिलकशी से और अदाए हुसन की शायरी से उसने झूठ का जो जाल फैलाया है वो मौत का जाल है। अब इस नौजवान की जिंदगी का वजूद एक तसव्वुर रह गया था। उसके जिस्म के अज़ा मुंतशिर होकर राख हो रहे थे, उसके साथ ही वो सब ख्वाब भी राख हो रहे थे जो खुद उसने कामयाबी के लिए और खुशहाली के लिए देखे थे। और उसके माँ बाप और उसके बहन भाई अपने घर में उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो उनमें शामिल हो चुके थे जिनकी आंखें हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं और रोती रहती हैं, मगर आंसुओं से उम्मीद की वो किरण नहीं बुझती जो दिल में रोशन रहती है और धोखा देती रहती है कि दरवाज़ा खुला रखना, वो आएगा। वो हमें छोड़ के कहाँ जा सकता है। वो तो किसी मुसीबत ज़दा औरत की गाड़ी ठीक करने गया था, बड़ा माहिर कारीगर बन गया था, मगर ये कैसे हो सकता है कि अब तक उसने खराबी दूर ना की हो। होश में आ सिकंदर, मोहसिन ने मुझे कंधा पकड़ कर झुंझोड़ा। मैं राबिया को लेकर आता हूँ। मैंने चौंक कर देखा तो हम उस गैराज के करीब खड़े थे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। ये खतरे से दूर हो जाने की लाशऊरी ख्वाहिश थी जिसने मुझे मोहसिन का साथ देने पर मजबूर कर दिया था, वरना मेरा जहन तो ना खतरे के मुतल्लिक सोच रहा था और ना फरार के बारे में। क्या कुछ कहा था मैंने कहा। तू बार बार कह रहा था वो आएगा, वो जरूर आएगा, मोहसिन ने कहा और गली में गायब हो गया। मेरी आंखें खला में देख रही थी। फॉक्सवैगन धड़ाधड़ जल रही थी और उसके आसपास जमा हो जाने के सबब एक दूसरे से लोग पूछ रहे थे कि ये सब क्या था और कैसे हुआ, ये किसकी गाड़ी थी और कौन है इसका मालिक। उन्हें बताने वाला कोई ना था कि इसकी मालिक बड़े इत्मीनान से एक गैराज में बैठी है जहाँ खुश अखलाक मालिक ने उसे एक कुर्सी फराहम कर दी है, गैस हीटर को उसके करीब कर दिया है और उसके लिए गलीज छोटे से बदनुमा कप में गर्मा गर्म चाय मंगवा ली है। और ये लालच नहीं, नेकी का जज्बा है और शराफत का सलूक है, वरना वो इनकार भी कर सकता था कि इस वक्त इतनी दूर जाने वाला कोई नहीं है, सुबह गाड़ी ले आना, ठीक कर देंगे। ये कार के जलने का नज़ारा देखने वालों को ये बताने वाला कोई ना था कि ये एक बम का धमाका था जो इसलिए इंजन में फिट किया गया था कि एक शख्स सिकंदर बख्त वल्द वजीर खान और उसके कुछ मुखलिस और जानिसार दोस्त इसमें फरार होने के लिए इंजन स्टार्ट करें तो उनके वजूद से वाबस्ता मसाइल पलक झपकने में खल हो जाएं। लेकिन तदबीर से बढ़कर शिकारी तकदीर है। शिकारी जिनको खत्म कर देने का बंदोबस्त कर चुके थे वो सलामत रहे और उनके हिस्से की मौत एक बेगुनाह मेहनतकश नौजवान का मुकद्दर होगी। मगर क्या कोई किसी की जगह मर सकता है? ये तो दस्ते कुदरत के फैसले हैं जिनमें तहरीक आदमी के बस की बात नहीं है। हर शख्स अपनी मौत मरता है, किसी और की मौत ना वो ले सकता है ना कोई उसे अपनी मौत दे सकता है। इसमें वक्त के एक सानी का या मुकाम के फ़र्क का इख्तियार किसी को हासिल नहीं। चुनाचे हमारी जगह वो नौजवान मैकेनिक पहुंचा और उसने ज़िंदगी पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए इग्निशन में चाबी लगा के देखना चाहा कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती। अगर कुदरत को उसे जिंदा रखना मंजूर होता तो वो इनकार कर देता जाने से, अपनी जगह किसी और को भेज देता या इंजन को स्टार्ट करने से पहले खोल कर देख लेता। शायद उसे देखे भारे इंजन के दरमियान किसी गैर मानूस चीज़ की मौजूदगी का पता चल जाता। लेकिन ये सब ऐसी और इसी वक्त होना था और मेरा पेशीमानी का एहसास जो मेरा जुर्म बन रहा था बेमकसद और बेमसरफ था। मैंने राबिया को मोहसिन के साथ सड़क उबूर करके आते देखा। वो बू किसी आसेब की तरह मेरा पीछा कर रही थी जो एक जीते जागते इंसान के जिस्म के जलने की बू थी, जो एक सेकंड पहले था और दूसरे सेकंड में नहीं था। तुम्हारी हालत क्यों गैर हो रही है सिकंदर? राबिया ने मेरा बाजू थाम कर कहा। मैं ही तो जिम्मेदार हूं उसकी मौत का राबिया। मैंने तुमसे कहा था कि उसे झूठ के खूबसूरत जाल में गिरफ्तार करके मरने के लिए भेज देना। मैंने खोखले लहजे में कहा। तुमको कहाँ मालूम था कि अंजाम ये होगा? राबिया ने नरमी से कहा। अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था मुझे, मैंने कहा। मैंने खुद को बचाया और उसे अपनी जगह। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा तो सिर्फ ये ख्याल था कि शायद उसका ताकुब करता हुआ आएगा, कोई तुम्हारा पता चलाने के लिए वहां मौजूद होगा तो मालूम हो जाएगा। तुम उसके दुश्मन तो नहीं थे, राबिया ने कहा। लेकिन ये ख्याल तो मेरा ही था, मैंने कहा। क्या मैंने ये ख्याल तो मुझे भी आ सकता था और मोहसिन को भी, और जिंदगी या मौत तो खुदा की मर्जी से है, राबिया ने कहा। ऐसा ना होता तो अब तक हम कब के मारे जा चुके होते। मोहसिन और राबिया खुद भी एहसास पेशीमानी का शिकार थे, लेकिन मेरी जज्बाती कैफियत उनसे मुख्तलिफ थी।
उनको अफसोस था कि वो नौजवान मैकेनिक बेगुनाह मारा गया, तो मुझे ख्याल था कि वो मेरी वजह से मारा गया। राबिया और मोहसिन के तसल्ली देने और उनकी मुंतकी बातों से, दलाइल और तसल्ली से मेरे ज़मीर का बोझ फ़ौरन कम नहीं हो सकता था। और मुझे मालूम था ये खलश आज़ार भी मेरी रूह में कांटा बन के मौजूद रहेगी। उसके राज में और कौन था? मैंने राबिया से पूछा। एक अधेड़ उम्र का शख्स था, राबिया ने कहा। बड़ी शराफत से पेश आया था। मैंने पूछा था कि ये तुम्हारा बेटा था जो गाड़ी ठीक करने गया है? कहने लगा, खुदा ना करे कि मेरी ऐसी औलाद हो। बचपन ही में घर से भाग आया था, जमाने भर की ठोकरें खाता रहा और गाड़ियां साफ करते करते गाड़ियां ठीक करने लगा। न जाने कहां से निकाला गया, क्योंकि एक बुरी आदत चोरी की पड़ गई थी। वर्कशॉप में तो हर किस्म की गाड़ियां होती हैं और उनमें सब कुछ होता है। बाज़-औक़ात तो मालिक नकद रकम वगैरह तक भूल जाते हैं। ये सब गायब कर देता था। कभी किसी का रेडियो निकाल लिया, किसी का पुर्जा मार लिया। वर्कशॉप के सैकड़ों औजार होते हैं, कोई सब पर नजर नहीं रख सकता, लेकिन ये पकड़ा जाता था। बिलाखिर इसने बताया कि चाहे तो अच्छा काम कर सकता है और बहुत कमा सकता है, मगर नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। अब मेहनत भी करता है तो इसी लानत की खातिर, और चोरी भी करता है तो उसी के लिए। जवानी का नाश कर लिया है। मैंने पूछा कि माँ बाप कुछ नहीं कहते? तो हंसने लगा कि 7 साल में घर से निकला था, अब 21 साल का है। उसे खुद भी याद नहीं कि सियालकोट में और कौन था। एक बार अपने महल्ले में गया था, मगर ना घर मिला ना कोई जाने वाला। मैंने कहा कि तुम ही मना किया करो। वो बोला कि जो माँ बाप का ना हो उसके लिए मेरे कुछ करने से क्या होगा, और वो सुनेगा कब मेरी? बस छोड़कर चला जाएगा। काम तो मिल ही जाता है कारीगर को। ऐसी जिंदगी भी होती है सिकंदर, यूं भी जीते हैं लोग किसी रिश्ते के बगैर। हमसे उसकी जिंदगी किस तरह मुख्तलिफ थी। मैंने कहा, हम भी तो अकेले ही हैं। नहीं सिकंदर, हम अकेले नहीं हैं। राबिया ने कहा, तुम्हारे साथ तो पहले भी मोहसिन था, अकेली थी तो मैं, लेकिन अब मेरे साथ तुम हो और मोहसिन है, शैला है। इसके अलावा हमको जिंदगी से प्यार है। हम जीना चाहते हैं और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो लड़का आज यूं ना मरता तो कल ज्यादा आजाब झील के मरता। नशे की लत उसे चोर तो बना ही चुकी थी। वो जेल जाता, निकलता तो बड़ा चोर बनता, और नशे की आदत उसे तबाह करती। वो इसके लिए डाके डालता, दूसरों को ये जहर बांटता। वो तो खुद अपनी जिंदगी का दुश्मन था और किसी को दिलचस्पी ना थी कि उसको जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाए। मोहसिन ने बिलाखिर एक टैक्सी को रोक लिया। मैंने अंदर बैठकर उस बोझ को बहुत कम महसूस किया जो अभी तक मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना हुआ था। कीमत तो किसी जिंदगी की कम नहीं होती, मगर कुछ लोग मरते हैं तो जीने वालों को मार जाते हैं, और सारा दुख उनके हिस्से में आता है जो जिंदा रहने पर मजबूर होते हैं। लेकिन इस नौजवान मैकेनिक की मौत का सबसे ज्यादा सदमा अगर था आज तो मुझे था। कल को शायद वो एक घर बना लेता तो उसके बीवी बच्चे होते जो उसके अमाल की सजा भी काटते, और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस दुनिया के हाथों भी उनका जीना दो भर होता। ये तो मालूम करेगी पुलिस के वो गाड़ी किसकी थी। मोहसिन ने अंग्रेजी के बजाय गुफ्तगू के लिए फ्रांसीसी का सहारा लिया, क्योंकि खामोश बैठना भी मुश्किल था और टैक्सी ड्राइवर की वजह से उर्दू अंग्रेजी में इज़हारे ख्याल में खतरा था। बेरोजगारी के सबब ग्रेजुएट टैक्सी नहीं चला रहे थे। दफ्तरों में चपरासी की जगह लेने पर भी तैयार होने लगे थे। उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि गाड़ी में कोई शख्स जलकर मरा है। मैंने कहा, और जवाब फ्रेंच ही में दिया, लेकिन उसकी शिनाख्त भी हो जाएगी। उसके राज का मालिक भी राबिया को लिया जरूर बयान करेगा। मोहसिन बोला, और फिर पुलिस राबिया को तलाश करेगी। ज्यादा मुनासिब यह है कि राबिया इसी वक्त जाए और अपनी कार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दे। तरीका वही इस्तेमाल करे जो चौधरी दिलावर ने इस्तेमाल किया था, यानी रिपोर्ट दर्ज कराने का वक्त कम से कम 1 घंटा पहले का हो। तू राबिया के साथ चला जा ताकि थानेदार से नोटों की जबान में बात कर सके। अगर उसके पास गुंजाइश ना हुई तो वो खुद किसी थाने से मालूम कर लेगा। जहां भी वक्त का फर्क ज्यादा से ज्यादा हो वहां चले जाना। और तू कहाँ जाएगा? इतनी देर क्या करेगा? मुझे मिर्जा गालिब के दफ्तर के सामने उतार देना। मैंने कहा, उससे मिलकर मैं होटल ओसिस चला जाऊंगा और SB खान के नाम से कमरा लूंगा और तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा।